दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। तो आखिरकार राम मंदिर पर बाबरी ताला पड़ने से पहले, महिलाओं का गहना लूट जाने से पहले, महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने से पहले, देश के हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीनकर मुसलमानों को दिए जाने से पहले, एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन मुसलमानों के हवाले कर देने से पहले, हमारे मोदी जी ने सरकार बनाने से पहले इस्तीफा मार दिया। हमारे मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा वो वाला इस्तीफा नहीं है जो सरकार से पैदल हो जाने वाला इस्तीफा कहा जाता है, पूरी सरकार गिर जाने वाला इस्तीफा कहा जाता है। यह इस्तीफा वो इस्तीफा है जब नई सरकार बनाने से पहले पुरानी सरकार से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा सौंप दिया और इस्तीफा सौंपते ही उन्होंने इनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया। यानी हमारे मोदी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो एक्सेप्ट भी हो गया। लेकिन अब वो तब तक प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहेंगे जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। लेकिन अभी भी सरकार बनाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का मामला बनता जा रहा है, क्योंकि 400 पार का नारा बस एक जुमला बनकर रह गया। अब की बार 400 पार का नारा सिर्फ एक चुनावी भाषण बनकर रह गया और हकीकत आते आते पता चला कि बीजेपी 240 सीट पर ही अटक गई। यानी 250 सीट भी नहीं हासिल कर पाई। 300 पार करना तो बहुत दूर की बात है और 400 तो बस एक सपना ही मानिए। लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत माना जा रहा है कि एनडीए पूर्ण बहुमत में है। उसके लिए यह भी जरूरी है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए में पीएम मोदी को अपना समर्थन जाहिर करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश चाचा कब पलटी मार जाए कोई गारंटी नहीं होती। नीतीश चाचा के मन में कब भतीजे के लिए प्यार जाग जाए और कब वो भतीजे के साथ जाकर मिल जाएं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कोई आम आदमी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू वही हैं जो मोदी जी के आरक्षण के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि इंडी गठबंधन आई, कांग्रेस की सरकार आई तो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनकर वो धर्म के आधार पर मुसलमानों को पकड़ा देगी। और चंद्रबाबू नायडू वो व्यक्ति हैं जो पहले से ही धर्म के आधार पर आरक्षण देते आए हैं। हम पहले से ही बता दे रहे हैं कि भाई हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन ये आरक्षण का ही मामला है और मोदी जी उसी व्यक्ति का साथ लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं जो आरक्षण धर्म के आधार पर देने के लिए पहचाना जाता है। नीतीश बाबू की भी आप कोई गारंटी मत मानिए। नीतीश बाबू की ऐसी हालत पहले कभी नहीं थी। उनका भतीजा, मुंह बोला ही भतीजा सही, कम से कम तेजस्वी उनको चाचा तो कहता है। तेजस्वी कम से कम उनको देखकर उनको नमन तो करता है, उनके खैर व आफियत तो पूछता है, कभी बदजबानी तो नहीं करता। नीतीश कुमार तो अपनी अहमियत इस हद तक खो चुके थे कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ट्रक पर कमल का फूल लेकर के चल रहे थे। यानी जेडीयू का नेता, जो जेडीयू का सबसे बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री है एक स्टेट का, वो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हाथे में झुला रहा है, झुंझुना की तरह हिला रहा है कि ये है कमल कमल कमल। पर अफसोस नीतीश कुमार की अंतरात्मा कब जाग जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल का डंका बजाने वाले न्यूज चैनलों के बड़े बड़े एंकर बिल्कुल पागल हो चुके हैं। उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनके चेहरों को अगर आप देख लीजिए तो ऐसा लगता है कि वो अब रो देंगे, तब रो देंगे, अब रोने वाले हैं, तब रोने वाले हैं, किसी भी वक्त रो सकते हैं फूट फूट कर। एग्जिट पोल वाले एक साहब तो बकायदा टीवी चैनल पर बैठकर बिलक बिलक कर रोते नजर आए। आंसू पोंछने के लिए उनको रुमाल ऑफर किया गया और रुमाल से अपने आंसू पोंछते नजर आए। लाइव टीवी कैमरा पर बकायदा वो आंसू बहाते नजर आए। लेकिन टीवी चैनलों के एंकरों के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है। रंगा, बिल्ला, शीला, मुन्नी, चिंकी, पिंकी जो कह लें, सब के सब ऐसा लग रहा है कि बस रोने ही वाले हैं। रुआंसू चेहरा उनका नजर आ रहा है, मुर्दनी छाई हुई है, एकदम नहुसियत उनके चेहरे पर नजर आ रही है। बस मैं नाम नहीं लूंगा, ना उनका कुछ चेहरा दिखाऊंगा। आप खुद ही टीवी चैनलों पर जाकर बड़े बड़े एंकरों, संपादकों के चेहरे की रौनक को देख सकते हैं कि आखिर उनके चेहरों की हवा हवाई क्यों उड़ गई। मोदी जी का बहुत सा प्रोपेगेंडा एजेंडा भी इस लोकसभा चुनाव के दौरान फेल हो गया। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, और पापा ने ऐसी वॉर रुकवाई कि पता ही नहीं चला कि मणिपुर का मामला कहां दब गया। अब मणिपुर को कोई याद भी नहीं करना चाहता। चीन हमारे अंदर घुस कर आ चुका है, नजदीक में बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है, गांव बसा चुका है, पर पापा चुनाव में मस्त हैं। उनको इससे मतलब नहीं है। वो तो चीन का च भी नहीं बोल सकते। चाय में डालने में जो चीनी होती है, चीन, वो ची भी नहीं बोल सकते। मोदी जी की ये हालत है। पाकिस्तान को तो खूब ला ला के दिखाते हैं
लेकिन चीन के नाम पर उनकी हलक में सांस अटक जाती है। और ये पूरे भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। पापा ने वॉर रुकवा दी, यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा दी, और वो वॉर अभी भी चल रही है। अगर पापा ने वॉर रुकवा दी है तो क्या यूक्रेन और रशिया गिल्ली डंडा खेल रहे हैं मोदी जी को दिखाने के लिए? पापा ने गाजा की भी वॉर रुकवा दी इजराइल से करके। तो आखिर ये बमबारी, ये हवाई हमले, गाजावासियों की मौत आखिर किसके वजह से हो रही है और क्यों हो रही है? मोदी जी आखिर इतने बड़े रहनुमा हैं, रमजान के दौरान वो वॉर रुकवा सकते हैं, तो दुनिया को वो वॉर रुकता हुआ दिखाई क्यों नहीं दिया? तो मोदी जी की तरफ से उनकी मशीनरी आईटी सेल के जरिए बहुत तरह की बातें लिख करके दी गई होंगी, जिसका नतीजा है कि मोदी जी कुछ न कुछ बड़बड़ाते नजर आए और कुछ न कुछ कहते नजर आए। पहली बार ऐसा देखा गया कि एक प्रधानमंत्री खुले मन से धमकी दे रहा है। वो कह रहे हैं मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा उस दिन 7 पीढ़ियों का पाप निकाल कर रख देगा। ये धमकी दे रहे थे। तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे थे जेल भेजने की। पर ये सोचने वाली बात है कि देश का प्रधानमंत्री एक राज्य के एक नेता को जेल भेजने की धमकी दे रहा है। पर तोड़ मोड़ की राजनीति करने वाला अगर कोई अगर पार्टी है तो बीजेपी है। बीजेपी ने किस तरह से शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, दो फाड़ बना दिए दोनों ही पार्टियों में। ये बात किसी से छुपी नहीं है। और महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से इन लोगों ने बनाई, वो विश्व गुरु होने का बहुत बड़ा पहचान देखने को मिला कि ऐसे भी लोग विश्व गुरु होते हैं जो तोड़ जोड़ की राजनीति करना जानते हैं, जो केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्ष को निशाना बनाना जानते हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री जेल में, अरविंद केजरीवाल जेल में। देश ने कभी ऐसे हालात नहीं देखे थे। महंगाई इस हद तक बेतहाशा है कि 1200 रुपए वाला सिलेंडर जलाने की किसी की औकात नहीं। जो सब्सिडी मिलते थे वो भी खत्म। अगर 1200 सिलेंडर मिल रहा है और ये सस्ता है, तो जो 400, 350, 450 का सिलेंडर मिला करता था आज से 10 साल पहले 2014 में, वो क्या खराब था? डीजल पेट्रोल महंगाई को देख लीजिए, अनाज को देख लीजिए, खाने वाला अनाज देख लीजिए, रसोई तेल देख लीजिए, जो किचन में रसोई में इस्तेमाल होता है तेल, उस रसोई को देख लीजिए, खाने वाले तेल का हाल देख लीजिए, बेहाल है। एक आम आदमी कैसे अपने बाल बच्चों को पढ़ाए और कैसे खुद का पेट पाले, इस बारे में आप सोच नहीं सकते। मुझे याद है 2012-13 में 3000 रुपए पाने वाला आदमी भी ढंग से अपना महीना पूरा कर लिया करता था। और वो भी बड़े शहरों में तो 6000 रुपए में अगर वो काम कर रहा है और 6000-7000 अगर उसको मिल रहा था तो भी 2 पैसे अपने घर वालों को भी भेज लेता था और अपना भी पेट पाल लेता था। लेकिन आज के दौर में ये सोचना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। पहले जिन सरकारी स्कूलों में बच्चे फ्री में पढ़ लिया करते थे, कॉपी किताब पेंसिल सब कुछ फ्री में मिल जाया करता था, अब वो सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। उन सरकारी स्कूलों का वजूद अगर बाकी है तो उसमें टीचर नहीं है, और टीचर है तो बच्चे नहीं है, और बच्चे हैं तो इमारत ही नहीं है। ऐसे हालात हो चुके हैं। देश में कई सरकारी स्कूलों को तबेला बनते हुए भी हमने देखा है। हरियाणा में तो सरकारी स्कूलों में बकायदा फीस सिस्टम लागू कर दिया गया कि आप उसमें फीस देंगे। तो इस तरह से कारपोरेट के साथ मिलकर के बहुत बड़ा कांड किया गया। रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए, सरकारी जो बड़े बड़े कार्यालय थे, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे, उनको बेच दिए गए, सरकारी जगहों को बेचना शुरू कर दिया गया। ऐसा तो पहले कभी देखने को नहीं मिला। और नौकरी के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू, नौकरी के नाम पे नाम ही ना लो। मोदी जी 2047 का सपना दिखा रहे हैं, यानी जो आज बच्चा पैदा होगा वो 2047 में जाकर के नौकरी करेगा, और जो आज नौकरी पाने का हकदार है वो सुसाइड करेगा, वो चोरी चकारी करेगा, कत्ल करेगा, मर्डर करेगा, जराइम करेगा, क्योंकि उसको बिजनेस करने के लिए भी पैसा चाहिए। और वो पैसा मोदी सरकार के पास नहीं है जो दे सके। वो बस स्टार्टअप के नाम पे चाय का ठेला लगवा सकती है, लेकिन चाय का ठेले के लिए भी पैसा चाहिए जो मोदी सरकार नहीं दे सकती। पकौड़ा तलने का ज्ञान भी मोदी जी ने दिया था। बेरोजगारों को जो डिग्री ले लेकर बैठे हैं, जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए पकौड़ा का नसीहत भी हमारे मोदी जी ने दिया था। पर अफसोस अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनता है और आपका बेटा निठल्ला सड़क पर घूम रहा होता है, पुलिस की लाठियां खा रहा होता है। और मोदी जी के दौर में बेरोजगारों पर कितनी लाठियां भाजी गई ये पूरे देश ने देखा। रेलवे का हाल तो इतना बेहाल है कि रेलवे में आप रिजर्वेशन करा कर भी अपनी सीट पर नहीं जा सकते, सीधे तौर पर लेटकर, बैठकर, उठकर, खड़े होकर के भी, क्योंकि वहां पांव रखने की भी जगह नहीं है। बड़ी बड़ी ट्रेनों को बंद कर दिया गया। कोरोना के दौर में तो बिल्कुल ही ट्रेनों को खत्म कर दिया गया। लेकिन आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसके बावजूद भी हमारे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ताकि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर सकें, नेहरू का कार्यकाल को, रिकॉर्ड को तोड़ सकें कि देखो नेहरू बने थे, हम भी बन गए, हम भी नेहरू से कम नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, कुछ बिगड़ जाए, कुछ नुकसान हो जाए, अपना खुद का काम अपने ही हाथों बिगड़ जाए और नाकामी का सामना करना पड़े, तो उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार माने जाएंगे। पर नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कितनी बेचैनी है।
वल्लाह, अब तो सरकार ही देखना है कि कैसे बनेगी, कब बनेगी, किसको जोड़ तोड़ के बनेगी, बस इंतजार करना बाकी है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, मोदी जी के इस्तीफे के बारे में और टीडीपी जेडीयू के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।